बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today is our third video lecture of General Science for class 6. You were given PDFs of chapter 3 and chapter 4 and you studied chapter 4 through video lectures. Today we will start our next chapter, chapter number 5, that is atoms, molecules, mixtures and compounds. So class, इससे पहले आपने जितने भी chapters पढ़े हैं they were about living organisms, तमाम जानदार चीज़ें आपने उसमें पढ़ी हैं. अब जो हमारा chapter start होने लगा है that is about non living. फॉर एग्जाम्पल आपकी सराउंडिंग है, आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं अपनी सराउंडिंग में देखें, देर विल बी अ टेबल, अ चेयर और देर इज़ अ फैन ऑन अ सीलिंग. दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स के हमने इसमें वो पार्टिकल्स पढ़ने हैं जो आपको अपनी आँखों से नज़र नहीं आते, बट यू कैन ओनली इमेजिन अबाउट दैम. सो बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज़ मैटर. व्हाट इज़ मैटर ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. दैट मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास होता है, कोई वज़न होता है और जो जगह घेरे उसे मैटर कहते हैं. सो एज यू हैव स्टडीड दैट अ ह्यूमन बॉडी is made up of cells. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी सेल से बनती है, तो उसी तरह एक मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स. किससे बनता है? एटम्स से. सो आपकी सराउंडिंग में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, आइदर अ वॉल, आइदर अ टेबल, अ चेयर, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड दीज आर कॉल्ड मैटर. तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी को सेल्स बनाते हैं, उसी तरह मैटर को जो चीज़ बनाती है उसे कहते हैं एटम्स. सो दीज आर द 4 वर्ड्स इन योर चैप्टर नेम: एटम, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. ये चारों टर्म्स की एक ख़ास एक्सप्लेनेशन है अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम्स. एटम क्या होता है? जो मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर. तो आपको मैटर नज़र आ रहा है, लेकिन मैटर के अंदर जो एटम्स हैं यू कैन नॉट सी देम, बट वी हैव टू नो व्हाट इज़ एन एटम. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can take place in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में शामिल होने वाला सबसे छोटा पार्ट जो है एटम कहलाता है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम. अब सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट एटम इज नॉट able to be shown with the help of your eyes, so that is why you need to just imagine about it. एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले आप देखेंगे एक सर्कुलर रीजन है. एटम के 3 पार्ट्स होते हैं: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, ये 3 पार्ट्स होते हैं. अगेन अगर हम देखें तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी सेल से बनती है और सेल के हमने तमाम पार्ट्स पढ़े थे, अब हम देख रहे हैं मैटर. ह्यूमन बॉडी तो होती है लिविंग, मैटर है नॉन लिविंग. तो हम देखेंगे कि नॉन लिविंग मैटर जो कि एटम से बनता है, तो उसके क्या पार्ट्स होते हैं? तो उसके 3 पार्ट हैं: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है क्लास, ये एक एटम है. अब
सिंगल एटम। एटम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसके अंदर है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आप देख रहे हैं कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इससे भी छोटे हैं, एटम से भी छोटे हैं, लेकिन दे कैन नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। आप पूरी स्टेटमेंट देखें, हम एटम को ये नहीं कह रहे कि वो सिर्फ एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बल्कि एक इतना छोटा पार्टिकल जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, उसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें हैं उनके कंबाइन करने से जो चीज़ बन रही है उसे हम एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ हाइड्रोजन गैस, और इस गैस में अगर हम ऑक्सीजन गैस मिला दें तो ये क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा। वाटर है पानी, पानी में हम सल्फ़र डाइऑक्साइड डाल दें तो क्या बनेगी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो जो हम दो चीज़ों को मिलाते हैं और उनको मिलाने से जो चीज़ बन रही है उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल है दैट इज़ एटम। एटम हैज़ 3 पार्ट्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आगे एक टर्म लिखी हुई है आपकी बुक में, दैट इज़ दैट एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। So what does it mean that atom cannot exist independently? Independent होता है आज़ाद, एटम जो है वो आज़ाद नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि एक एटम है हाइड्रोजन का, तो ये अकेला नहीं रह सकता, इसे कोई दूसरा एटम चाहिए अपने साथ तभी ये सरवाइव करेगा। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है। दीज ऑल आर एलिमेंट्स, ओके। तो ये जो एटम्स होते हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हाइड्रोजन अकेला नहीं रहेगा, हाइड्रोजन को कोई और एटम चाहिए अपने साथ रहने के लिए, ओके। अब जब ये दो एटम्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दीज आर 2 एटम्स, ये दो एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। एटम प्लस एटम, मॉलिक्यूल। लाजमी नहीं है कि 2 एटम हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट इट स्टार्ट्स विद 2। कम से कम 2 एटम होंगे। एज आई टोल्ड यू दैट एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अकेला नहीं रहेगा, इसको या तो अपने जैसा ही एटम चाहिए या डिफरेंट एटम चाहिए। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल की ये कंडीशन है दैट इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेला रह सकता है। अब हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन का। सो देयर इज हाइड्रोजन। आगे अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है। तो हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सिंबल H ही होता है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एक एटम और दूसरा एटम, ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं H2, ओके। ये H के साथ when there is written nothing then it means that there is 1 in its place। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 है। 1 + 1 क्या होता है, 2। So when 2 atoms combine they form a molecule। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, लेकिन हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दीज 2 आर एटम्स एंड दिस वन इज मॉलिक्यूल, ओके क्लास। उसके अलावा आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है वाटर की। वाटर हर चीज़ का एक केमिकल फार्मूला होता है, उसी तरह वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। क्या फार्मूला है,
H2O। अब जो भी एटम्स होते हैं उनका हम लिख देते हैं सिंबल, और उनकी जितनी तादाद होती है वो नंबर हम नीचे लिख देते हैं। ओके, इसका मतलब है कि वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ओके, देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर। ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये सब मिलके जो बना रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। ओके, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो ये क्या है? वाटर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ओवरऑल ये एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर एटम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Atoms cannot exist independently. Atom has 3 parts: neutron, proton and electron. These cannot exist independently और ये एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि इससे हटकर, एक रूल्स से हटकर जो चीज़ है वो किस चीज़ में पाई जाती है? दैट इज़ इन नोबल गैसेस। So, what do you mean by noble gases? Noble gases किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ये वो होती हैं जो कि एज एन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज एन एटम। वैसे जितने भी एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। हाइड्रोजन अकेला नहीं रहेगा, नाइट्रोजन अकेला नहीं रहेगा, ऑक्सीजन है, कार्बन है, दीज ऑल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो उसे कहते हैं हम नोबल गैसेस। इनमें एग्जांपल आते हैं हीलियम की, ज़िनॉन की, क्रिप्टॉन की। दीज आर नॉट रिटन इन योर बुक्स। बुक में आपके नोबल गैस का नाम लिखा हुआ है। नोबल गैसेस बस आपने इतना याद रखना है कि ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि ये एटम होते हुए अकेले रहते हैं। दे डू नॉट नीड टू कंबाइन विद अनदर एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल अपना नहीं बनाते हैं। एक्चुअली एक और कंडीशन होती है। एटम में अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तादाद होनी चाहिए 2 या 8। ओके, एटम्स के बाहर इलेक्ट्रॉन या तो होने चाहिए 2 या 8। वो कहते हैं कि जी ये जो है वो हमारी कंडीशन है 2 और 8। तो जिनके 2 और 8 नहीं होते हैं उनको फिर रिएक्ट करना पड़ता है आपस में, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जिसको कम, जैसे किसी के पास 7 है तो वो किसी से 1 ले लेगा, उसके 8 हो जाएंगे। अगर किसी के पास 1 है तो वो 1 ले लेगा, उसके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इस तरह करके एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनकी कंडीशन ये होती है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स 2 या 8 होने चाहिए। जबकि ये जो नोबल गैसेज हैं इनके नेचुरली सिर्फ हीलियम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जब उनके नंबर कंप्लीट है तो इन्हें कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जितने भी एटम्स हैं उनका या तो 1 है या 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह करके उनके नंबरिंग होती है। सो दे नीड टू कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस वाज अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल। उसके अलावा एक और एग्जांपल ऑक्सीजन की दी हुई है। ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? O2, ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं और जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है दैट इज़ O2, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल। नेसेंट ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती। जब तक उसे दूसरा नहीं मिलेगा वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन में क्या होता है?
ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 electrons. They will be in the form like 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे। फिर ये क्या करते हैं, 6 हैं तो कितने चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए, 2 चाहिए, तो इससे 2 ले लेते हैं। जब इनको चाहिए होता है तो ये यूज़ कर लेता है, जब इसको चाहिए होता है तो ये वाला एटम इसको यूज़ कर लेता है। वेल यू डू नॉट नीड टू गो इनटू इट्स डिटेल, जस्ट कीप इट इन माइंड दैट oxygen cannot exist independently, so 2 atoms will combine to form a molecule. So class, let's read it from book, page number 45. Atoms and molecules. We see many things around us. Some are big and some are small. All things are made of matter. जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि आपकी सराउंडिंग में कोई टेबल है, चेयर है, सीलिंग है, फैन है, या आपने कोई पेन पकड़ा है, पेंसिल पकड़ी है, ये सब चीज़ें क्या है, मैटर हैं। कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, लेकिन मैटर जिससे बना है यानी एटम से, वो इतना छोटा होता है कि उसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स. Atom is the smallest particle of matter which takes part in a chemical reaction. We cannot see atoms we cannot see atoms because they are so small. Atoms except noble gases cannot exist independently. तो noble gases के अलावा, ये जो अभी हमने पढ़ी है noble gases, इनके अलावा जितने भी atoms हैं वो independently exist नहीं कर सकते। 2 or more atoms can join together to form larger particles of matter called molecules. तो 2 या 2 से ज़्यादा कंबाइन करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी मैटर का पार्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, एटम से बड़ा है। Molecules can exist independently. Sometimes a molecule has the same kind of atoms, but sometimes different atoms combine to form a molecule. Example है ऑक्सीजन और वाटर की। As you can see कि in oxygen gas same kind of atoms, but in water में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 डिफरेंट काइंड्स के एटम जो है वो मौजूद है एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यू कैन सी द फिगर्स। फिगर 5.1 इज़ अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 2 O हैं वो कंबाइन करके O2 बना रहे हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन्स इन इट्स सराउंडिंग। एंड देन फिगर 5.3, ग्रेफाइट यूज्ड इन लेड पेंसिल्स इज मेड ऑफ कार्बन एटम्स। जो पेंसिल्स आप यूज़ करते हैं उसमें जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन एटम्स हैं। याद रखिए कि सारे सेम हैं, सारे के सारे कार्बन्स हैं, लेकिन एक कार्बन नहीं है, बहुत सारे कार्बन्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ग्रेफाइट। सो जो पेंसिल्स का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। ओवरऑल पूरी जो लेड पेंसिल है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट इज़ अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स। मोस्टली कार्बन जिस भी चीज़ में होती है दैट इज़ ब्लैक इन कलर, जैसे ग्रेफाइट है या जैसे कोयला है वो भी ब्लैक होता है। सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। अब एक नीचे है पिंक बॉक्स, डू यू नो, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया है। यू कैन सी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 या 8 होनी चाहिए। द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है कि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। जब एटम डिस्कवर हुआ था तो जिसने भी डिस्कवर किया उसने ये देखा कि एटम सबसे छोटा है, इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसके मज़ीद पार्ट्स नहीं हैं, तो उसने इसका नाम रख दिया एटम। एटम जिसका मतलब है इनडिविजिबल। लेकिन जब बाद में फर्दर डिस्कवरीज हुई और साइंटिस्ट ने ये देखा कि एटम के अंदर और पार्टिकल्स भी हैं, तो इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई कि सबसे छोटा पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है उसे हम एटम कहते हैं। बट नाउ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज़ डिविजिबल। अब उन्होंने देखा है कि डिवाइड हो सकता है। पहले उन्होंने देखा कि जस्ट एक एटम है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरीज हुई सो दे केम टू नो दैट देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ एटम्स एज वेल। एटम्स आर मेड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इसके जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो है
electrons, protons and neutrons. These particles are even smaller than the atoms. ये एटम से भी छोटे होते हैं. So class, there is an activity 5.1. Take plasticine or clay of different colors. Make balls of different sizes. Use these balls to make models of oxygen and water molecules. So ये clay जिसे हम चाइना मिट्टी कहते हैं और ये different colors की होती है. We use it for different purposes. For playing mainly. अगर हम इसे लेते हैं तो हम different color की clay को mix करके कोई ना कोई model prepare करते हैं. तो आपको एक्टिविटी ये दी गई है कि आपने ये क्ले कलर्स लेने हैं और इनको मिक्स करके आपने क्या बनाना है. जैसे सपोज आप ऑरेंज कलर में एक क्ले ले लें और एक रेड में ले लें. इट विल शो दैट दीज आर 2 ऑक्सीजन्स एंड दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल O2. उसी तरह आप वाटर के लिए कर लें. वाटर में आप ये कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक कलर ले लें और हाइड्रोजन का भी एक ही कलर ले लें. लेकिन वो इस तरह होगा कि ऑक्सीजन सेंटर में होगी और हाइड्रोजन साइड्स पे होंगी. तो ये 2 सेम कलर जो है वो साइड पे लगा देंगे एंड देन यू विल से दैट यू हैव मेड एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स. एलिमेंट में क्या होता है? when same kinds of atoms are present it will form an element. same kinds of atoms, सारे के सारे जो एटम्स होंगे इसमें अनलिमिटेड होते हैं. 2 3 की कोई बात नहीं है. सिर्फ 2 और 3 एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल में एटम डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं. लेकिन अगर सेम टाइप के हैं और बहुत सारे हैं सो इट विल मेक एन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट ऑफ गोल्ड, सोना. तो जितना भी गोल्ड है, जितना भी, उसमें एक ही एलिमेंट है दैट इज गोल्ड. तो इसके अंदर गोल्ड के बहुत सारे एटम्स होते हैं. गोल्ड का सिंबल होता है AU. ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम किस तरह सिंबल्स देते हैं एलिमेंट्स को. तो एलिमेंट में बेसिकली आपने बस ये देखना है कि सेम काइंड के एटम्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं. डिफरेंट या कोई और अलग किस्म की इम्प्योरिटी इनमें पाई नहीं जाती है. सो लेट्स रीड इट फ्रॉम बुक पेज नंबर 46. एलिमेंट्स. द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट. सिर्फ एक तरह का होगा तो वो एलिमेंट होगा. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स. आपको पता है गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी और कॉपर तांबा. दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. इफ वी टेक अ पीस ऑफ कोल विच इज कार्बन एंड ब्रेक इट into very small pieces, we will find that its very small piece is also coal. Okay, coal यानी कोयला. वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको ग्राइंड करें तो जैसे कि कोल में सिर्फ कार्बन एटम्स हैं, उसी तरह अगर आप इसका सिर्फ एक स्मॉल पीस लेंगे उसमें भी सिर्फ कार्बन एटम होगा. ओके, सो कोल होलली डिपेंड्स अपॉन और कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स. उसके बाद है एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस. एलिमेंट को आप मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल को कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसे आप ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं. लेकिन कोल है जैसे, उसमें है ही सारा कार्बन, उसको आप जितना मर्जी ग्राइंड करें वो कार्बन ही बनेगा, उसमें कुछ और नहीं होगा. So there are examples on figure 5.4. एक सल्फर पाउडर है, फिर कार्बन है, आयरन है, गोल्ड है, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं और इन सब एलिमेंट्स में एक ही तरह के एटम्स हैं. There are 109 elements known to scientists. तो कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 109.
Around 92 elements are naturally found, other elements are made by scientists. So there are total 109 elements, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरल हैं और बाकी जो है वो मैन मेड है। साइंटिस्ट ने खुद से डिस्कवर नहीं किए बल्कि इन्वेंट किए हैं। डिस्कवर होता है जो मौजूद है चीज़ नेचर में, और इन्वेंट होता है जो नहीं था मौजूद उसको उन्होंने खुद से बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंशन। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन अ 3 states of matter. For example, iron is in solid state, mercury is in liquid state and oxygen is in gaseous state. So ये भी आपको पता है कि there are 3 states of matter. तो मैटर की 3 states हैं तो एलिमेंट्स भी 3 states में होती हैं। For example, आयरन है, लोहा सॉलिड फॉर्म है, मरकरी ये जो थर्मोमीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसमें मरकरी होता है एंड दैट इज़ लिक्विड। उसके अलावा ऑक्सीजन जिसकी हम एग्जांपल कर रहे हैं दैट इज़ अ गैस। सो दीज आर द 3 states ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। Elements and their symbols. Symbols का मतलब होता है कि हम उसको एब्रीविएट कर देते हैं। एब्रीविएट कर देते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टर्म देखें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब इन सब के लिए एक कोई ना कोई एब्रीविएशन होगी। आई वाज टेलिंग यू एन एब्रीविएशन, फॉर एग्जांपल USA, U डॉट S डॉट A डॉट। एब्रीविएशन क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को एब्रीविएट करते हैं यानी छोटा करते हैं तो हम हर एक वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल करके लिख देते हैं और उसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल USA, तो ये क्या होता है, यूनाइटेड, फिर स्टेट्स ऑफ और A अमेरिका। सो दिस इज द एब्रीविएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। उसी तरह UAE होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UK यूनाइटेड किंगडम। सो इस तरह करके आपके पास एब्रीविएशंस होती हैं जिसमें हम जस्ट फर्स्ट कैपिटल वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये एलिमेंट्स हैं, जब साइंटिस्ट ने देखा कि इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं तो उन्होंने उनके कुछ नाम देखे, और जब उन्होंने ये देखा कि हमें उनके केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करना है तो केमिकल रिएक्शन में पूरा नाम लिखने से बेहतर है कि हम इनको कोई सिंबल दे दें, कोई छोटा सिंबल दे दें ताकि हमें इसे लिखने में आसानी हो। तो एलिमेंट्स के लिए एक सिंबल दिया गया। अब या तो ये सिंबल हम देते हैं इंग्लिश लेटर से या फिर लैटिन से। सो जो एलिमेंट्स बहुत पहले के डिस्कवर हुए हुए हैं तो उनको लैटिन या ग्रीक नाम दिया गया है, क्योंकि जिन्होंने डिस्कवर किया है वो उसी हिसाब से उसे नाम देते हैं। इफ़ लैटिन एंड ग्रीक साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द एलिमेंट सो दे विल गिव दैट एलिमेंट द नेम विच इज़ रिलेटेड टू देयर लैंग्वेज। ग्रीक के होंगे वो अपनी लैंग्वेज में नाम देंगे, लैटिन होंगे तो वो उसमें देंगे। तो वैसे ज़्यादातर अब जो हमारे पास न्यू टेबल है उसमें इंग्लिश नेम ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे नाम दिए जाते हैं वो उनके लैटिन और ग्रीक नेम से लिए जाते हैं। सो लेट्स रीड इट फ्रॉम बुक, पेज नंबर 46 है सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। इन द बिगिनिंग ईच एलिमेंट वॉज रिटन इन इट्स फुल नेम। जब शुरू में डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की तो हर एलिमेंट को उसके पूरे नाम से लिखा जाता था। A short way to write the names of elements was developed। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा नाम लिखने से बेहतर है कि हम एक शॉर्ट वे डिस्कवर कर लें। Each element is given a symbol। तो हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया जाने लगा। Symbol is the abbreviated name of an element। The symbol consists of 1 or 2 letters taken from the English or Latin name of the element। एक नाम होगा या 2 होंगे,
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एक बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट लेटर लेते हैं और फर्स्ट लेटर जो भी लेंगे वो कैपिटल होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका होता है H, ऑक्सीजन का होता है O, नाइट्रोजन का होता है N। ठीक है, अब एक और गैस है हीलियम, इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद H। तो अब इसका भी H कर दें तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का सिंबल सेम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, H और E लिखते हैं, ओके, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये हीलियम है। सो फर्स्ट अगर एक ही लेटर है तो कैपिटल होगा, एक से ज़्यादा होंगे तो दूसरा वाला जो है वो स्मॉल होगा। एल्यूमिनियम है तो इसे हम लिखते हैं AL, फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल और अगर सेकंड होगा तो स्मॉल, 3 वर्ड्स वाले नहीं होते। अब गोल्ड, गोल्ड जैसे हम पढ़ रहे थे, गोल्ड इंग्लिश नेम है और ऑरम उसका लैटिन या ग्रीक नेम है। सो अब उसके ओरिजिन जो है वो ये है, तो इसलिए क्या करते हैं, AU। साइंटिस्ट ने खुद से टेबल बनाया है, उनकी मर्जी है वो इंग्लिश लेटर लें या ग्रीक लें या लैटिन लें। तो उन्होंने गोल्ड का कौन सा नेम लिया है, ओरम, तो ओरम से A और U। उसके अलावा है सोडियम, सोडियम की एग्जांपल अगर आप देखें, सोडियम, सोडियम का जो सेकंड नेम है दैट इज नेट्रियम, नेट्रियम। तो क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं Na, ओके। एज यू नो N जो है वो नाइट्रोजन का है, तो नेट्रियम में हम खाली N नहीं लिख सकते, A लिखेंगे। एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, बीच में मिक्सअप ना हो इसलिए सबको डिफरेंट उन्होंने नाम देना होता है। अगर आप टेबल देखें, एल्यूमिनियम का है Al, कैल्शियम का है Ca और कार्बन का है C, कार्बन और कैल्शियम। अब दोनों C से स्टार्ट होते हैं, तो क्या किया साइंटिस्ट ने, कार्बन को C दे दिया है और कैल्शियम को Ca दे दिया है। देन क्लोरीन है Cl, उन्होंने CH नहीं किया, उसे Cl किया है, CHLORINE। सो एज आई टोल्ड यू कि 2 वर्ड्स होंगे तो साइंटिस्ट ने इसे C के साथ L दे दिया, Cl क्लोरीन। गोल्ड औरम के अलावा कॉपर की एग्जाम्पल है। अब कॉपर है COPPER, लेकिन इसका सेकंड नेम है कुप्रम, तो अब इसको जो नाम दिया गया है वो यहीं से दिया गया है, Cu, CO के बजाय Cu दिया गया है। क्यों ऐसा है, एक और एलिमेंट है कोबाल्ट, तो वो होता है CO। अब C तो बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि C सबसे पहले मिल गया कार्बन को। अब C से जितने भी स्टार्ट होंगे उसके साथ उन्होंने कोई ना कोई और लेटर लिखना है। कॉपर है और कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को मिल गया CO। फिर कॉपर को CO नहीं मिल सकता, तो कॉपर का जो दूसरा नाम था क्यूप्रम, वहाँ से उन्होंने Cu उसे नाम दे दिया। हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन है तो आयरन का सेकंड नेम है फेरम, तो Fe हो जाएगा। बुक पे लिखा हुआ है आपके टेबल 46, पेज नंबर 46 पे टेबल है, टेबल का हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फिर मरकरी का सेकंड नेम है हाइड्रेगिरम, सो Hg उसको दे दिया गया है सिंबल। नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फॉस्फोरस का O है, फॉस्फोरस का P है, सल्फर का S है, सोडियम भी हो गया। और सिल्वर आर्जेंटम, सिल्वर को कहते हैं आर्जेंटम, सो इसका सिंबल होगा Ag, ओके। S जो है वो हम नहीं दे सकते, S जो है वो सल्फर का होता है। सो उन्होंने सोचा कि अब हम और Si भी नहीं दे सकते क्योंकि Si सिलिकॉन का होता है। सो पहले तो वो ये देखते हैं कि फर्स्ट लेटर दे दें, फिर फर्स्ट के साथ दूसरा लेटर, वो भी अगर किसी और को मिल चुका है तो फिर उसका पुराना नाम जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से हम उसको सिंबल देते हैं। ओके क्लास, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स।
क्लास आपको एक कंप्लीट लेक्चर दिया जाता है विच मे बी ऑफ एन आवर, 1.5 आवर और 2 आवर्स एज वेल. सो इट डजेंट मीन कि आप उसको एट अ टाइम कंप्लीट करें. उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जैसे 2-2 करके या एक टॉपिक करके आप उसे लेक्चर से स्टडी करें और उसके बाद उसे बुक से पढ़ें. सो यू मे अंडरस्टैंड इट वेल. ओके, कंप्लीट लेक्चर उसको एक ही वक्त में पूरा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने लेक्चर को पार्ट्स में डिवाइड कर लें जैसे आपके लिए आसानी हो, और फिर उसको साथ साथ बुक से पढ़ लें. सो आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. Okay, classification of elements. So to understand this topic we must recall what is an element. Okay class, chapter है हमारा atoms, molecules, mixtures and compounds. Okay, so इसमें हम atoms और molecules को discuss कर चुके हैं. Molecules हमने देखा it is a combination of atoms. ओके, जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल पढ़ी थी वाटर की, दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं. और एलिमेंट क्या होता है? जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, एक ही तरह के एटम्स होते हैं. जैसे गोल्ड का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे, सिल्वर का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ सिल्वर के एलिमेंट्स होंगे. So these are elements. Now we will study about classification of elements. क्या है? Classification of elements. So जिस तरह आपकी क्लासेस होती हैं 4, 5 and 6 क्लास, तो एक ही क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक सिलेबस होता है, एक ही बुक वो पढ़ते हैं, तो वो उनकी होती है सिमिलैरिटीज़. एक ही सिमिलैरिटी उनकी क्या है कि उनका एक ही सिलेबस है, एक ही बुक है. 6 क्लास जो है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 5 क्लास, क्योंकि 5 क्लास की बुक्स और सिलेबस डिफरेंट होगा 6 से. सो क्लासिफिकेशन होती है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी कि उनके बीच में कोई चीज़ें जिनमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे और जो डिफरेंसेस जिसमें होंगे उसको हम दूसरे में डाल देंगे. सो देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस, 2 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो वी विल सी what is the difference between metals and non-metals. सबसे पहले है 70%. इसका मतलब है कि 70% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं 100 में से 70% मेटल्स होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है? दे आर मोस्टली सॉलिड्स. ज़्यादातर ये जितने भी होंगे ये सॉलिड फॉर्म में होंगे. यू नो देयर आर 3 states of matter, solid, liquid and gas. तो जो metals हैं वो ज़्यादातर सिर्फ solid form में ही होते हैं. उसके बाद है they can be molded. mold का मतलब होता है to shape, to give them a shape is called mold. mold element, mold metal, molded metal. तो अब आप देखते हैं आयरन है, आपने देखा हो जो वेल्डर्स होते हैं वो आयरन की वेल्डिंग कर रहे होते हैं. आप अक्सर देखें अगर शॉप पर, तो उन्होंने एक कोई ग्लासेस से पहने होते हैं आँखों में ताकि जो फ्लेम है, जो शोले हैं वो उनकी आँखों में ना लगें. वेल्डिंग के ज़रिए वो क्या करते हैं कि वो इन मेटल्स को शेप देते हैं. द शेप कैन बी ऑफ अ रेक्टेंगल, द शेप कैन बी ऑफ अ वायर, the shape can be of a rod. okay, it's up to them जिस तरह भी ज़रूरत है. अगर आपको एक रॉड शेप में मेटल चाहिए तो उसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपको रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देंगे. अगर आपको वायर की फॉर्म में चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर जो है दैट इज़ अ मेटल, और जितनी भी वायर्स होती हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो कॉपर की होती है.
मोस्टली वी यूज़ कॉपर फॉर दिस पर्पज़। तो अब कॉपर जो है वो एलिमेंट्स के बाहर है, तो कॉपर को भी हम कौन सी शेप देंगे, वायर की शेप देंगे, ओके, शेप ऑफ अ वायर। सो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि हम उसे जोन सी भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। In your previous classes you must have read about conductivity. Conductivity क्या होती है कि किसी चीज़ से करंट का या हीट का पास होना conductivity कहलाता है। For example, human body. Human body is also a conductor of heat and electricity. Human body को हम गर्म भी हो जाते हैं और दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी हमें करंट भी लगता है, तो हम कंडक्टर्स हैं। वाटर है, जैसे वाटर आप हीट करते हैं गर्म हो जाता है और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, सो दैट इज़ कंडक्टर। लेकिन वाटर जो है वो मेटल में नहीं आता, वो तो एक मॉलिक्यूल है। अगर हम मेटल्स की एग्जांपल देखें तो जितनी भी मेटल्स हैं दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लाइक आयरन है, आयरन आप देखिए अगर आप उसको सनी डे में सूरज में रखेंगे तो वो बहुत गर्म हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें आयरन की बनी होती हैं दे गेट हीट अप वेरी क्विकली, सो दैट इज़ वाई आयरन जो है क्योंकि मेटल है इसलिए वो कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी मेटल्स हैं दे विल बी कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट गुजर सकती है। उसके बाद है नॉन मेटल्स। सो एज यू नो दैट द 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स, सो द रिमेनिंग 30% विल बी नॉन मेटल्स। 70% तो मेटल्स हैं, तो बाकी के जो रह गए वो कितने हैं, नॉन मेटल्स 30%। दे मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। एज यू सी दैट मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स। मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स कैन बी ऑफ एनी शेप। For example, कार्बन। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल और सॉलिड होता है कार्बन। कार्बन के बारे में मैंने आपको बताया था। कोल, कोयला कंप्लीट कार्बन से बना हुआ है, कोल एलिमेंट जो है कंप्लीटली कार्बन से बना हुआ है, तो सॉलिड। लिक्विड, लिक्विड में आप एग्जांपल ले लें मरकरी की, जो थर्मोमीटर जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ह्यूमन्स बॉडी टेम्परेचर, उसमें जो रेड लाइन होती है अंदर, जब भी आप उसको मेजर करेंगे टेम्परेचर को तो ये ऊपर जाएगा। फिर अगर 100 तक जा रहा है तो 100 टेम्परेचर, 101 तक जा रहा है तो इतना टेम्परेचर होगा। तो जहाँ तक ये रेड लाइन जाती है उतना टेम्परेचर मेजर होता है। सो व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द थर्मोमीटर, दैट इज़ मरकरी, एंड मरकरी इज़ इन लिक्विड फॉर्म। गैस की एग्जांपल ले लें, तो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, दैट इज़ अ गैस, हाइड्रोजन है, दैट इज़ अ गैस। सो नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, whereas metals are mostly solids. Next one is they cannot be molded. So जिस तरह आप metals को कोई भी शेप दे सकते हैं उस तरह आप नॉन मेटल्स को नहीं दे सकते हैं, दे कैन नॉट बी मोल्डेड। नेक्स्ट वन आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं करेगी। जिस तरह मेटल से पास करती है उस तरह नॉन मेटल से पास नहीं होगी। सो क्लास ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 47, पेज नंबर 47। Now we will read this topic from the book. Classification of elements. Scientists classify elements into two main groups, that is metals and non-metals. ये जो आप सिंबल देख रहे हैं अपनी बुक में I डॉट E डॉट, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ओके, I डॉट E डॉट फॉर एग्जाम्पल।
दिस इज़ अ लैटिन एब्रीविएशन IE, और जब भी ये यूज़ होगा इसका मतलब है कि हम जो इससे पहले बात डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी एग्जाम्पल आगे बताएंगे। तो क्लासिफिकेशन में आगे क्या दो चीज़ें हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, about 70% elements are metals. All metals have almost similar physical properties. Physical properties क्या होती हैं? Which you can see with the help of your eyes. आँखों से जो आपको नज़र आ रही है, यानी उसका कलर क्या है, उसकी स्टेट क्या है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल होती हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी और ग्रे सॉलिड्स and they can be molded or shaped by heating and pressing. So metals ज़्यादातर solids हैं, solids में भी उनकी दो कैटेगरीज हैं कि they may be shiny और grey. ग्रे कलर हो सकता है और शाइनी भी होंगे, और उसके अलावा आप उनको हीटिंग से और प्रेसिंग से कोई भी शेप दे सकते हैं। Metals are also good conductors of heat and electricity as they allow them to pass through. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। Some common metals are given in the table. कॉमन मेटल्स हैं, अब ये जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको इसी तरह इन एलिमेंट्स के सिंबल्स याद करने हैं। लाइक एल्यूमिनियम का Al है, कैल्शियम का Ca, कॉपर का Cu है, आयरन Fe, लेड Pb, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, सोडियम Na एंड जिंक Zn। ये सारे के सारे जो मेटल्स शो किए हुए हैं इनके सिंबल्स 2 अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल हैं। 2 अल्फ़ाबेट आर देयर इन देयर सिंबल्स। सो नीचे बना हुआ भी है, एल्यूमिनियम है, फिगर 5.5 पे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर एंड गोल्ड। सो दीज आर ऑल मेटल्स। मेटल्स which make up 70% of elements. They have similar properties, they are mostly solids, they can be molded, and they are good conductors of heat and electricity. Our next topic is non-metals. Non-metals की properties बिल्कुल metals से opposite हैं. The elements other than metals are called non-metals. They have different properties from metals. Non-metals can be solids, liquids or gases. As we have read that they may be solids as carbon, liquids as mercury and gases such as oxygen. Solid non-metals are brittle and you cannot mold or shape them. तो brittle मतलब इनकी एक proper जो shape है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड और सॉलिड्स में आपको, लिक्विड्स और गैसेस में आपको पता है कि उनकी कोई प्रॉपर शेप होती ही नहीं है। लिक्विड को आप जिस चीज़ में डालेंगे उसकी वही शेप होगी और गैसेस की कोई भी शेप नहीं होती है, सो उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम, दे आर नॉन कंडक्टर्स। तो जिस तरह मेटल्स जिसे आपने देखा कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, नॉन मेटल्स से नहीं होगी। कॉमन नॉन मेटल्स में कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर है। इसमें क्लोरीन के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स दिए गए हैं उन सब के सिंबल्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, जबकि क्लोरीन का सिंबल Cl है, बिकॉज यू नो कि कार्बन जो है दैट इज़ ऑल्सो C, तो क्लोरीन को आप सिर्फ C नहीं दे सकते, तो क्लोरीन को हम Cl लिख लेते हैं। So this was about the classification of elements, and we read that elements are divided into two classes, metals and non-metals. अब ये जो दोनों आपके पास ग्रुप्स हैं, metals और non-metals, इनके आप पढ़ेंगे physical properties and uses. What is the topic? Physical properties and uses of metals. इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि ये जो metals हैं जो कि 70% अर्थ पर मौजूद हैं और दे आर सॉलिड्स, दे कैन बी मोल्डेड एंड दे आर गुड कंडक्टर्स। सो व्हाट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि अब एटम है या एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम किसी चीज़ को देखकर नहीं बता सकते। टेबल है, टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, वुड जो है एक एटम उसका है,
एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम देखकर नहीं बता सकते, तो वो उसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम उसको देखकर बता सकते हैं कि इसका क्या कलर है, क्या साइज़ है, इस तरह से। सो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की, और उसके अलावा देखेंगे कि फॉर व्हाट पर्पस वी मे यूज़ दीज मेटल्स। सो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, और साथ साथ आपने बुक को भी देखना है। पेज नंबर 47 है, लास्ट पे यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, वी कैन रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स टू देयर यूजेस, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस जो है दे आर रेलिवेंट टू ईच अदर, तो हम इन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। Metals are widely used in our daily life, everyday life due to their physical properties. तो हम इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। For what purpose we are using them? First of all, state. State से क्या मुराद है? State का मतलब है कि आपको पता है कि मैटर की 3 states होती हैं, solid, liquid and gas. So metals की कौन सी state होती है? अभी हमने पढ़ा है मेटल्स स्टेट इज सॉलिड, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स, तो इनमें जो है वो यही वाली स्टेट होगी। एक एक हम प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसे बुक से पढ़ते रहेंगे। स्टेट को पढ़ते हैं। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर मर्करी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मर्करी इज फिल्ड इन द थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। Okay, so it means that in non-metals, okay, तो यहाँ जो non-metals में एग्जाम्पल दी हुई है मरकरी की, लिक्विड में हम इसे यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि मरकरी जो है वो मेटल है। तो मोस्टली मेटल्स सॉलिड्स होते हैं, बट मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड में मौजूद होती है। उसके बाद है हार्डनेस। नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। हाउ हार्ड आर द मेटल्स। अब अगर मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं तो यकीनन वो ज़्यादातर हार्ड भी होंगे। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील। द स्टील इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रेल्स, ब्रिजेस, ships, girders, surgical instruments and utensils. So what are these things which are being made from steel? सो इन मेटल्स के सॉलिड्स होने की वजह से इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है और हार्डनेस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें इनसे बना सकते हैं, जैसे कि कहा है रेल्स, ब्रिजेस, शिप्स, गिडर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। रेल्स आपको पता है, रेल ऑन विच अ ट्रेन मूव्स। ब्रिजेस पुल को कहते हैं। उसके बाद है शिप्स, तो जहाज़ है, बहरी जहाज़। गिडर्स, गिडर्स का लिख लें, लार्ज आयरन, large iron structure for buildings. मोस्टली इन द बिल्डिंग्स जो रूफ होती है, रूफ पे ऊपर बड़े बड़े आयरन के रोड्स लगे होते हैं, आयरन के या स्टील के, उन्हें हम गिडर्स कहते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे के सारे जो सर्जरी में, ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। और यूटेंसिल्स यानी बर्तन। Okay, so these are the things of our daily life use and these are made from steel. Steel is a metal और steel को हम क्यों इन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि steel hard है, solid है। Okay, our next property is luster. luster का मतलब होता है चमक। ये हमने मेटल्स के टॉपिक में ही पढ़ा है, डेट दे आर शाइनी सॉलिड्स।
So that is why they will have a proper luster on their surface. तो metals में luster होती है, चमक होती है. Freshly cut metals have brilliant shine called luster. For example, aluminium is used for making utensils and picture frames due to its luster. So if you have seen utensils of aluminium, you will observe that they are shiny. And then also they are used for making picture frames. Gold and silver are used to make ornaments because of their shine. आपको पता है गोल्ड और सिल्वर की एक प्रॉपर शाइन होती है और उसे हम ऑर्नामेंट्स यानी जवाहरात बनाने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि just because of their shine which is quite attractive. Next one is melting and boiling points. Melting and boiling points. हर एक जो एलिमेंट है उसका एक ख़ास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. जैसे कि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब उसको 100 तक का टेम्परेचर मिलेगा तो वाटर कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. उसी तरह सबका एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पे वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. मेल्ट का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड और बॉयल का मतलब होता है लिक्विड टू गैस. तो ये जो दो कन्वर्जन्स हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, ये ख़ास टेम्परेचर पे होती है. वाटर वैसे मेटल तो नहीं है, जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल कि एक इसका इतना टेम्परेचर होता है. तो उसी तरह हर एक मेटल का एक ख़ास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर जाकर वो पिघलेगा या उबलेगा. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. आपको पता है ये ज़्यादातर सॉलिड्स हैं तो अब उनको बॉयल करने के लिए ज़्यादा आपको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि हार्ड भी होते हैं. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक किचन यूटेंसिल्स. क्योंकि आपको पता है किचन में हम स्टोव पर यूटेंसिल्स को रख रहे हैं, उनको हाई टेम्परेचर मिल रहा है. अगर उन बर्तनों की का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा तो हम वो थोड़े से ही टाइम में वो बर्तन ही पिघल जाएंगे, हम उसमें खाना क्या पकाएंगे. सो इसीलिए हम उसमें वो मेटल्स इस्तेमाल करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, वो जल्दी वो मेल्ट ना हो सकें उस नॉर्मल टेम्परेचर पर और उसे हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ एंड मैलिएबिलिटी. स्ट्रेंथ तो मतलब हाउ मच स्ट्रॉन्ग इट इज़ और मैलिएबिलिटी इज़ ईजी टू बेंड. जो भी एलिमेंट मैलिएबल होता है दैट इज़ ईजी टू बेंड, उसको मोड़ना आसान है. यानी कि आप इसे मोड़ेंगे, मैलिएबल करेंगे तो भी वो टूटेगा नहीं. स्ट्रेंथ एंड मैलिएबिलिटी. मेटल्स आर यूज्ड टू मेक शीट्स, वायर्स, स्प्रिंग्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैलिएबिलिटी. वायर्स आपको पता है आप उसको मोड़ सकते हैं, दे आर मैलिएबल बट दे डू नॉट ब्रेक. और स्प्रिंग्स में भी ऐसा होता है कि वो स्ट्रेचेबल होते हैं. एक उनकी लिमिट होती है, अगर आप हद से ज़्यादा उसको खींच देंगे तो वो टूट भी जाएगा, बट वैसे इनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है दैट दे आर मैलिएबल. लास्ट प्रॉपर्टी इज़ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी. सो एज यू नो दैट मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. Metals like copper and aluminium are used in electrical wiring. They have the property to allow the electricity to pass through them. This property is called conductivity. So ये conductivity में copper की ही example पढ़ी थी हमने कि हम इसको electricity conduction के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, there is a yellow box describing you about alloys. Alloys. What are alloys? कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स. अभी आप एक एक मेटल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो एलॉय बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जिंक एंड निकल. ये मैंने सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं, कॉपर, जिंक एंड निकल. कॉपर, जिंक एंड निकल, ये तीन मेटल्स हैं. इनको हम कंबाइन करते हैं तो बनता है जर्मन सिल्वर एंड दिस इज एन एलॉय.
कभी कभी हमें ऐसे भी ज़रूरत होती है कि हमें दो दो मेटल्स या तीन तीन मेटल्स की प्रॉपर्टी एट अ टाइम चाहिए, ठीक है। जैसे हो सकता है कि एक मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक में ज़्यादा चमक है, तो हमें वो कलेक्टिवली चाहिए, तो हम उन मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। सो एक जर्मन सिल्वर बनाने के लिए कॉपर, जिंक और निकल, ये तीनों मेटल्स कंबाइन होते हैं और जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर क्या है? एलॉय है। उसी तरह कॉपर प्लस जिंक दे फॉर्म ब्रास, दे फॉर्म ब्रास, ओके। ब्रास भी ज्वेलरी में यूज होता है फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी। एज यू कैन सी ऑन योर बुक येलो बॉक्स, जर्मन सिल्वर और ब्रास ये दोनों ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इस्तेमाल हो रहे हैं। Alloys, an interesting property of metals is the ability to form alloys. An alloy contains more than one metals. German silver is an alloy of copper, zinc and nickel. It is used in jewelry. Brass is the alloy of copper and zinc which is used to make pipes, hose nozzles and jewelry. Hose nozzles होते हैं जिसे हम गार्डन्स में इस्तेमाल करते हैं to water the plants. Hose nozzles, they will be like जिस तरह शॉवर होता है और यहाँ से क्या होगा? वाटर निकलेगा। दिस इज अ होज नोजल एंड दिस इज यूज्ड इन गार्डन्स टू वाटर प्लांट्स। So this is made up of brass and brass is an alloy which is made of copper and zinc. अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ लिए मेटल्स के। अब हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फॉर नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ अगर डिफरेंट हैं मेटल से, तो इनके जो यूजेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे मेटल्स से। सो वी ऑल्सो यूज़ नॉन मेटल्स फॉर मैनी पर्पजेस। Physical properties and uses of common non-metals. I am reading from page number 48. Non-metals are found in solid, liquid and gaseous states. Most non-metals are not hard. Most non-metals have no shine or luster. बिल्कुल मेटल्स से ऑपोजिट है, ना ही ये हार्ड होते हैं ना ही इनमें चमक होती है। They have low melting and boiling points. Most non-metals are bad conductors of electricity. However, graphite is a good conductor of electricity. Exceptions are always there. जैसे आपने मरकरी देखा है कि तमाम सॉलिड्स में मरकरी एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है। उसी तरह तमाम जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो कि हम लेड पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, आपकी जितनी भी लेड पेंसिल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। सो दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। सो मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर 49, इसमें हम देखेंगे कि हम नॉन मेटल्स को किस लिए इस्तेमाल करते हैं। Number 1, air contains several gases which are non-metal elements. Okay, air के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एयर में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, these are all non-metals. Okay, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी नॉन-मेटल है, लेकिन उसके अलावा ये दूसरे जो गैशियस एलिमेंट्स हैं ये भी हवा में मौजूद होते हैं और ये भी हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। वी ऑल्सो इनहेल दीज एलिमेंट्स। नंबर 2, वेल्डर्स यूज फ्लेम ऑफ ऑक्सी फ्यूल फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। ये आप अपनी बुक पे ही लिख लें इनकी डिस्क्रिप्शंस। वेल्डर्स के साथ लिखेंगे फ्यूज थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं। और ऑक्सी फ्यूल क्या होता है? व्हाट इज एन ऑक्सी फ्यूल? ऑक्सीजन
plus fuel to cut metals. So as I told you about welding में हम आयरन है या कोई भी मेटल है उसको हम शेप दे रहे हैं, उसको हम कट कर रहे हैं, या हम इस तरह भी हो सकता है कि दो चीज़ें हैं उनको हमने कट किया है और उसके बाद आपस में कंबाइन कर दिया। आप एक ये चीज़ है इसको आप कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, या ये दो पीसेज हैं इनको आप वेल्डिंग के ज़रिए जोड़ सकते हैं। सो वेल्डर्स दे फ्यूज थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं और जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेम्स आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीफ्यूल। ऑक्सीफ्यूल में ऑक्सीजन और फ्यूल को मिक्स किया जाता है टू कट दी मेटल्स। ओके, तो ऑक्सीफ्यूल क्या है? ऑक्सीफ्यूल इज़ अ नॉन मेटल। वेल्डर्स जो हैं मोस्टली जो कटिंग वगैरह कर रहे हैं वो मेटल्स की करते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीफ्यूल है ये नॉन मेटल है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल होता है। सो ऑक्सीफ्यूल इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ यूज टू कट मेटल्स। तो अब मेटल्स में प्रॉपर्टी तो है कि हम उन्हें कट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी पूरी किसकी वजह से हो रही है? एक नॉन मेटल की वजह से, क्योंकि अगर ऑक्सीफ्यूल नहीं होगा तो आप मेटल्स को कट नहीं कर सकते, शेप नहीं दे सकते। थर्ड है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कहते हैं खाद को। फर्टिलाइज़र्स हम ऐड करते हैं फसलों में ताकि वहाँ पे क्रॉप की यील्ड को यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। अगर आपने एक एरिया में गंदम है या चावल है, कोई भी चीज़ उसकी काश्तकारी की है, उसको अगर हमने प्रोड्यूस करना है, सो वी यूज़ फर्टिलाइज़र्स फॉर दिस पर्पस। और यूरिया इसमें बहुत कॉमनली यूज फर्टिलाइज़र है। और यूरिया किससे बनता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल्स हैं। बनास्पति घी इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल। तो ये जो हम घी यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर कुकिंग पर्पस, ये किससे बन रहा है? हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल से। फॉस्फोरस इज़ यूज इन मैच इंडस्ट्री, यानी ये जो माचिस बनाने में है इस्तेमाल करते हैं हम फॉस्फोरस। मैच क्या है? माचिस, मैच। खाद क्या था? फर्टिलाइजर। ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ऑफ कोर्स यू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है। कार्बन एज डायमंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। तो जो डायमंड है दैट इज़ अ हार्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल ज़्यादातर हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि कार्बन जो है वो एक हार्ड नॉन मेटल है और किस में आ रहा है? वो डायमंड में, और डायमंड ज्वेलरी में इस्तेमाल हो रहा है। और लास्ट वन है ग्रेफाइट। कार्बन इज़ यूज्ड बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स। तो जो पेंसिल्स हैं उनको बनाने के लिए आप ग्रेफाइट को मिक्स करते हैं विद क्ले एंड देन पेंसिल इज़ मेड। You will see a difference here of diamond and graphite. डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, लेकिन डायमंड बिल्कुल वाइट कलर का होता है, वाइट कह लें या कलरलेस भी कहते हैं हम उसे। Whereas graphite is black in color. उसके अलावा डायमंड जो है हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है उसकी निस्बत। So these are opposite despite of the fact that both of these are made of carbon, merely carbon, लेकिन उनका कलर डिफरेंस भी है, उनकी स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस है। फिगर 5.6 है लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मोस्टली नॉन मेटल्स। आप देख रहे हैं कि ये जो एक फिगर 5.6 बनाई गई है उसमें ऑक्सीजन है 65%, कार्बन है 18% और दूसरे एलिमेंट्स हैं 17%। दूसरे एलिमेंट्स में भी कार्बन होता है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, वो तकरीबन सारे के सारे नॉन मेटल्स ही होते हैं। बट नॉट ऑल, तमाम नॉन मेटल्स नहीं हो सकते क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ओवरऑल नॉन मेटल्स हैं।
वी आर मेटल्स एज वेल, बट ज़्यादा पोर्शन जो है वो नॉन मेटल का है। डू यू नो है कार्बन, डायमंड कार्बन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ द हार्डेस्ट मैटर ऑन द अर्थ। इट इज़ शाइनी एंड इज़ यूज इन ज्वेलरी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कट ग्लास। अब ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि नॉन मेटल्स ना ही ज़्यादा हार्ड होते हैं ना ही शाइनी होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अर्थ का सबसे हार्ड मैटर है, उसके अलावा शाइनी भी है और इसको हम ग्लासेस की कटिंग में इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ एन एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि आप एक मेटल वायर लें, मेटल की लें, रूलर लें, ग्लास स्लाइड लें और रेज़र लें और इससे आप एक सर्किट बना दें। और इसमें आप देखें कि किस चीज़ को आप इस्तेमाल, कौन सी चीज़ जो है वो लाइट अप हो रही है, किससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। व्हाट इज़ अ सर्किट? यू मे हैव read about it in your previous classes. सर्किट में दो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, टू बेसिक थिंग्स इन सर्किट। एक होती है बैटरी और एक होगा बल्ब, या बल्ब कंसीडर कर लें, बल्ब। और इसको आप कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स। ओके, वायर आपको पता है दैट इज गिविंग द पाथ फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट जो है वो भी एक तरह का पाथ होता है पूरा इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज का। एक सिंपल सर्किट अगर आप बनाएं, सिंपलेस्ट सर्किट, तो ये दो बेसिक चीज़ें होती हैं एक सर्किट में, बैटरी और बल्ब। क्या है? बैटरी और बल्ब। तो क्लास, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप बैटरी ऑन करेंगे तो करंट पास करेगा और कहाँ जाएगा? बल्ब में। बल्ब आपको पता है कि लाइट अप हो जाएगा। अब उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपकी बुक में। दे टोल्ड यू अबाउट मेटल वायर की भी यूज़ करेंगे आप, की यूज़ करें या बैटरी यूज़ करें, की भी इस तरह की होती है। इसको आप यूँ करेंगे, इस तरह ये साथ टच हो जाएगा तो करंट पास करेगा, इसको उठा देंगे तो करंट पास नहीं करेगा, तो ये की होती है। उसके अलावा आपने लेना है रूलर, ग्लास स्लाइड, इरेजर, अब ये सारी चीज़ें आपने एक एक करके अपने सर्किट में डालनी है। सपोज़ आप इस जगह पर जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर लें। बेसिकली सर्किट में ये चीज़ें होंगी, मेटल वायर है, बल्ब है, बैटरी है। उसके अलावा आपने देखना है कि आइदर दिस थिंग इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। सो फॉर दिस पर्पस यू विल ऐड दीज थिंग्स इन द सर्किट। रूलर है, रूलर डाल देंगे, ग्लास है, ग्लास डाल देंगे। अब आप देखें रूलर डालेंगे तो बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा। रूलर इज़ मेड अप ऑफ वुड, अगर लकड़ी का है तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ग्लास से भी ऑन नहीं होगा, स्लाइड भी ग्लास की होती है वो भी नहीं होगा, इरेजर से भी नहीं होगा। ये तकरीबन ये सारी ही नॉन मेटल्स है। सो अगर आप रूलर यूज़ करें वुड का तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टील का यूज़ करेंगे तो बल्ब ऑन होगा। ओके, सो मैटर आपके पास यहाँ पे रूलर है, लेकिन उसका मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। अगर वो मटेरियल वुड होगा तो क्या होगा? करंट पास नहीं करेगा, और अगर वो मटेरियल स्टील होगा तो करंट पास कर जाएगा। ओके क्लास, सो वी read about classification of elements, and in which we studied that there are two classes of elements, metals and non-metals. उसके बाद हमने metals और non-metals दोनों की physical properties और uses देखे हैं। तो यहाँ पे आप समझ लें कि आपकी चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हैं कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, उनके यूजेस वगैरह। तो अब मैं अब कंपाउंड स्टार्ट करती हूँ।
व्हाट इज अ कंपाउंड या डिफरेंट एटम्स के लेते हैं। व्हाट इज अ कंपाउंड? आपने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एटम्स से बनता है। जब आप एटम्स को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल की दो कैटेगरीज होती हैं, सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं उसमें और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिमिलर एटम्स हैं, इनको कंबाइन करेंगे O2 बनेगा। O2 क्या है? मॉलिक्यूल। ये आपने एग्जाम्पल पढ़ी है बिल्कुल स्टार्ट में। डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स में हमने पढ़ा था 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो क्या बना था? वाटर। सॉरी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, क्या बना था? वाटर। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट। मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमने बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनता है एटम्स के कॉम्बिनेशन से। अब इसकी दो कैटेगरीज हैं। अगर उसमें सेम तरह के एटम्स होंगे तो एक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी क्या होगी? डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे। सिमिलर में आपके पास ऑक्सीजन की एग्जांपल है, डिफरेंट में वाटर की एग्जांपल है। जितने भी डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। सो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स और डिफरेंट एटम्स। सिमिलर में ऑक्सीजन की एग्जांपल है, डिफरेंट में वाटर की एग्जांपल है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट एटम से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो यानी कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं कंपाउंड के बारे में, वो क्या है? वो एलिमेंट की टाइप है, सॉरी मॉलिक्यूल की टाइप है। मॉलिक्यूल्स के आप दूसरी एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे बेटर एग्जांपल वाटर ही है जो आपने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी है। सो लेट्स रीड इट फ्रॉम बुक, पेज नंबर 49। Compounds and mixtures. Many things on the earth are not elements. Some of them are compounds and some are mixtures. Compounds. When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, a compound is formed. For example, water is a compound made of elements hydrogen and oxygen. Hydrogen plus oxygen gives water. Fixed ratio क्यों है? Fixed ratio आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो लाजमी क्या होंगे? 2 होंगे। ऑक्सीजन जो है वो लाजमी 1 होगा। ठीक है, फिक्स्ड रेशो है, ये रेशो चेंज नहीं हो सकती। देयर आर 109 नॉन एलिमेंट्स बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। तो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स कैसे बन गए कि ये 109 एलिमेंट्स जब आपस में मुख्तलिफ तरीके से कंबाइन करते हैं। आप सिर्फ ये देख लें कि ये 5 चीज़ें हैं और मज़ीद 5 चीज़ें हैं, सारी के सारे डिफरेंट है। अब ये वाला इससे कंबाइन कर रहा है, ये इससे कर रहा है, फिर इससे भी कर रहा है, इससे कर रहा है, फिर इस तरह ये करके आप देख लें। अगर तकरीबन 25 जो है 25 टाइप्स तो लाजमी बनेगी। 5 और 5 का स्क्वायर 25। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सिर्फ अगर 5 टाइप्स जो हैं 5 टाइप्स आपस में कंबाइन करें तो कितनी ज़्यादा आगे चीज़ें बन सकती हैं। तो 109 एलिमेंट्स हैं। 109 एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन करते हैं तो बहुत काइंड्स के कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे। एक हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन अगर बाकी के 108 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करे, 109 है ना, तो हाइड्रोजन बाकी के 108 के साथ कंबाइन करेगा तो इतने सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे। फिर आप दूसरा वाला एलिमेंट ले लें, वो फिर मज़ीद 108 के साथ कंबाइन करेगा तो इतनी सारी टाइप्स बन जाएंगी। तो इसका मतलब है कि बेशक एलिमेंट्स 109 हैं, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड्स। ओके, यानी कि आप एलिमेंट्स को ईजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर बन गया, लेकिन वाटर को ब्रेक करके फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना
बहुत मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। हो सकता है इसके लिए आपको करंट पास करना पड़ता है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। जितनी आसानी से आप उसे कंबाइन करके कंपाउंड बना लेते हैं उतनी आसानी से आप उसे एलिमेंट नहीं बना सकते। उसके बाद है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, यानी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का कंपाउंड बनेगा। एज यू नो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं और H2O वाटर यानी लिक्विड है, तो बिल्कुल इनकी तो स्टेट भी चेंज हो गई है। तो जब ये एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेज, दे हैव नो स्मेल और टेस्ट। ये तीनों गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके अलावा वाटर, ये गैसेज हैं और ये क्या है, लिक्विड। तीनों के तीनों, इनमें कोई इनकी कलर नहीं होता इनका और ना ही इनकी कोई स्मेल होती है। Hydrogen will burn very quickly in oxygen. Both of these gases combine to form water, which is a compound we can see and taste it. Okay? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप नहीं देखते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके एयर में मौजूद है लेकिन आपको नज़र थोड़ी आ रही है, जस्ट अ गैस, इट इज़ प्रेजेंट हेयर। और ना ही इनकी कोई स्मेल होती है। नो कलर, नो स्मेल। एक डिफरेंस क्या है कि ये गैसेस हैं, दूसरा क्या है, नो कलर नो स्मेल। लेकिन जब ये वाटर बन जाएगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप देखते हैं वाइट सा कलर है और स्मेल तो वैसे नहीं होती है वाटर की, बट कलर मीन्स क्या, यू कैन सी वाटर। ओके, वैसे वाटर को भी कलरलेस ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम इसको वी कैन सी दैट एज वी कैन नॉट सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर बट वी कैन सी वाटर। कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स पहले कुछ और होते हैं और कंबाइन करके जब वो कंपाउंड बनते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल दी हुई आपको टेबल सॉल्ट, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक, वुड एंड क्लॉथ्स, ये सब के सब कॉमन कंपाउंड्स हैं। सिर्फ इसमें अगर आप टेबल सॉल्ट की एग्जाम्पल लें, टेबल सॉल्ट तो वो किस तरह बनता है, सोडियम यानी Na और क्लोरीन यानी Cl, इन दोनों को बनाते हैं तो NaCl। NaCl नमक का फॉर्मूला है। ठीक है क्लास, तो ये दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट और जो चीज़ आगे बन रही है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी इससे। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। सो NaCl इज़ अ कंपाउंड फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम इस चैप्टर को अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो क्लास, दिस इज़ क्वाइट अ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर एंड लेंथी एज वेल। सो आप लेक्चर्स के बाद इसको बुक से पढ़ें एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज अगर कोई सवाल नहीं होगा तो मतलब अगर आप एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई सवाल तो जहन में ज़रूर आता है। सो इसको अच्छे से पढ़ें एंड देन आस्क मी any question that you have in your mind. Take care of yourself. Allah Hafiz.